ओके। कल हम चैप्टर हमने स्टार्ट किया था रेशो और प्रोपोर्शन, जो आपकी बुक में वेरिएशंस के नाम से है। तो कल मैंने बताया था कि रेशो बेसिकली दो चीज़ों का कंपैरिजन है, और मैंने इक्विवेलेंट रेशो के बारे में भी डिस्कस किया था कि इक्विवेलेंट रेशो क्या होता है। मैंने डिस्कस किया था कि जैसे 1:2 आपके पास, ओके स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मुझे उनको ऐड करना पड़ रहा है। ओके ओके। मैंने कल स्टूडेंट्स को बताया था दो रेशो का इक्विवेलेंट होने से मुराद दो रेशो बराबर होना होते हैं, यानी ये चार सैंपल शो होते हैं, चार नंबर शो किए जाते हैं दो रेशो के इक्विवेलेंट या बराबर होने के, यानी 1/2 एग्जैक्टली बराबर है 2:4 के, क्योंकि अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूंगा तो आंसर 1/2 ही होगा। तो रेशो को अगर हम इन चार डॉट्स के साथ लिखते हैं तो हम इनको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। आई आई होप मेरी आवाज आ रही। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। जिस जिसको मेरी आवाज सही आ रही है हैंड रेज कर दीजिए। थम्स अप, जो भी करना चाहे थम्स अप कर दीजिए, हैंड रेज जो भी, जिस जिसको मेरी आवाज ठीक आ रही है। तकरारुल्लैन सदीकी बच्ची, आप अपने माइक को देखें, मेरे ख्याल में आवाज ठीक ही आ रही है, शायद आपका इंटरनेट स्लो हो सकता है। ओके, कनेक्ट रहिएगा। 1:2 इज 4 डॉटेड, जिसको हम प्रोपोर्शन का नाम दे रहे हैं। 2:4 हम इसको कैसे लिखते हैं, 1/2। ये चार डॉट इक्वल टू के सैम्पल में आपके पास कन्वर्ट हो जाता है। बेटा मैंने भी एमसीक्यूज पर डिस्कस ही नहीं किया। ओके, इसको भी अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 ही हो जाएगा। यानी कि आपके पास दो रेशो को जब हम बराबर लिखते हैं तो ये चार डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं। चले आइए, अब मैं आपको कुछ फर्दर चीजें इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। चले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। मीन वाली स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनको ऐड करते रहते हैं। बेटा फर्ज करते हैं A:B, ऐसे ही दो नंबर जैसे ऊपर दिए हुए हैं, और ये प्रोपोर्शन है या इक्विवेलेंट है किस रेशो के। फॉर एग्जांपल वो C:D, जैसे मैंने ऊपर नंबर दिए थे 2:4 के, बराबर की कंडीशन, तो हम इसको लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D। तो अगर मैं इसमें से D की वैल्यू निकाल लूं, क्योंकि ये चौथे टर्म है, A B C D, ये चौथे टर्म पे है, तो अगर मैं यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लूं, कैसे निकालूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ए डी से मल्टीप्लाई होगा और बी सी से, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, और डी बराबर हो जाएगा B/C/A। यानी ये जो डी है, हम इसको फोर्थ प्रोपोर्शन कहते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन। और मैंने अभी आपके सामने इसका फार्मूला ड्राइव किया है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन किसके बराबर होता है, अगर आपके पास A B C D हो, तो ये D आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप B को C से मल्टीप्लाई करें और A से डिवाइड कर दें। ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन का फार्मूला हो गया। ओके, यहां से हम थर्ड प्रोपोर्शन भी निकाल सकते हैं। इसी जगह को, इसी से हम थर्ड प्रोपोर्शन मीन सी की वैल्यू फाइंड करना, थर्ड प्रोपोर्शन मीन सी की वैल्यू फाइंड करना। तो ए डी आपके पास था, किसके पास बराबर था, बी सी के। मैं यहां से इसको फर्दर कर रहा हूं और बी को डिवाइड में ले आता हूं, तो ए डी अपॉन डी इज इक्वल टू सी। ये थर्ड प्रोपोर्शन का फार्मूला आपके पास आ गया। तो अगर आपसे कहे कि भाई थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करके बताएं, तो थर्ड प्रोपोर्शन का फार्मूला आपके पास ये है। जिस जिसको ये बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें, जिस जिसको ये बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें, जल्दी जल्दी। ये मैंने जस्ट फार्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग करवाई है, नथिंग एल्स। ओके ओके दोस्तों, जल्दी जल्दी अब आगे मूव कर जाते हैं बच्चों, और हम कंटिन्यू प्रोपोर्शन की तरफ चलते हैं। अब ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है, इसकी भी एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे 1:2 आपके पास, और अगर मैं डिस्कस करूं प्रोपोर्शन आपके पास है ये 2:4,
नोटिस करें ये बिल्कुल बराबर हैं, ये बिल्कुल बराबर ही है, ये इक्वल टू आपके पास, क्योंकि 1/2 इज इक्वल 2/4। नोटिस करें इसका सेकंड और थर्ड एलिमेंट बिल्कुल सेम है। अगर इसका सेकंड और थर्ड एलिमेंट बिल्कुल सेम है तो मैं इसको इन जनरल ऐसे लिखता हूं, A/B और B/C, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, B/C। और अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, A/B इज इक्वल टू B/C, और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो AC इज इक्वल टू B², और ये B² हमारे पास चलाता है मीन प्रोपोर्शन। ये जो B है ये हमारे पास चलाता है मीन प्रोपोर्शन। और इसका फार्मूला डेवलप कर सकते हैं, अगर स्क्वायर खत्म करना होता है बच्चों, यानी B² इज इक्वल टू AC, अगर स्क्वायर खत्म करना होता है तो हमें रेडिकल लगाना होता है दोनों साइड और प्लस माइनस लगाना होता है। तो B बराबर हो जाता है प्लस माइनस रेडिकल AC, और ये मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला आपके पास आ गया। इसको हम कंटिन्यू प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन किसके बराबर होगा? अगर आपके पास दो नंबर दिए हुए होंगे, जैसे इस वक्त ए और सी दो नंबर्स हैं, और आपको कहेगा मीन प्रोपोर्शन फाइंड करके बताए। मीन प्रोपोर्शन में बेसिकली तीन टर्म्स ही होती हैं, ए बी सी। आप नोटिस करें, A B B C, इसका मतलब तीन ही चीजें हैं। तो आपसे ये बी फाइंड करने की बात कहेगा, जिसको हम कहेगा वो मीन प्रोपोर्शन। तो बी किसके बराबर होगा? प्लस माइनस रेडिकल AC। ये मैंने फॉर्मूला जनरेट कर दिया मीन प्रोपोर्शन का। जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें जल्दी। तो मैंने एक और फार्मूला जनरेट किया है आपके पास, अगर किसी बहन ने या भाई ने क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। आई रिपीट, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलें जी, ये मैंने अभी वेरिएशन का थोड़ा सा कोई दो तीन एसोलोस को कवर किया है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा मैं कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा वेरिएशन चैप्टर की। मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे लॉज हैं आपके पास, इन्वर्टेंडो, कंपाउंडेंडो, डिवाइडेंडो, ये आई नो अबाउट दिस काइंड ऑफ एसोलोस। आई नो दिस इज रियली अ डिफिकल्ट टास्क, पर हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखेंगे। आई नो अबाउट के मेथड्स, जो आपको बहुत मुश्किल लगता है प्रूव करना, और कंपोनेंट और डिवाइड यूज करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना, हम उसको भी करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं इस पूरे चैप्टर को एक बेहतर तरीके से रिवाइज करवाऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करवाया है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन के बारे में बात की है। जी हाँ, इसमें एक और भी एसएलओ आपके पास है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू। आई नो, मैं इस सैम्पल के बारे में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा, पर अभी नहीं। जैसे ही नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं इसमें उसकी पूरी पिक्चर डिस्क्राइब करूंगा आपसे। चलें ठीक है भाई, अब जल्दी से दोस्तों जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, और मेरे ख्याल में मुझे वापस जाना चाहिए। आई होप जी, यहाँ फार्मूला मौजूद है, मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूँ। 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें और आंसर मुझसे शेयर कर लें। फार्मूला कहीं ना कहीं ऑलरेडी मौजूद है, तो फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। मुझे एक आंसर मिल चुका है। आई डोंट नो हु इज दिस सेल्स, बट दे गिव मी आंसर। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स। बिल्कुल आप सॉल्व करेंगे, आई नो आपको टाइम लगेगा। फार्मूला कौन सा है वो खुद देखें और वैल्यूज पुट करें। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, ये ए की वैल्यू गिवेंगे, ये बी की वैल्यू गिवेंगे, और ये सी की वैल्यू गिवेंगे। आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। सनिया बाजी ने भी सॉल्व कर लिया है। क्या बस, आई एम वेटिंग बच्चों। अभी तक सिर्फ दो ने ही आंसर दिए हैं। ओके, तकरारुल लैन ने भी आंसर दे दिया है। तकरारुल लैन का नाम बहुत प्यारा है।
दिस इज रियली यूनिक नेम, रियली यूनिक नेम। आई डोंट नो ये कौन से हैं, पर नाम बहुत अच्छा है। ओके बेटा, अगर आपको नहीं सॉल्व करना आ रहा तो चले अब हम सॉल्व करते हैं आपके लिए। फोर्थ प्रोपोर्शन जो यहाँ पर डी से रिप्रेजेंट हो रहा है वो बराबर होता है बी सी अपॉन ए। बेटा ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, ये आपका सी होगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शन, बी की वैल्यू है 3/2, सी की वैल्यू है 2/3 और ए की वैल्यू है 1/2। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। डी इज इक्वल टू, अगर ऊपर 1 बचा और नीचे अपॉन में चीजें हों तो ये रिवर्स करके, या चले हम वही फॉर्म चला रहे हैं, 1 को अपनी जगह पे रखा, नीचे वाला नंबर रिवर्स होकर ऊपर आ जाएगा और डी इज इक्वल टू 1 2 2/1, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा 2। यानी फोर्थ प्रोपोर्शन आपके पास होना चाहिए डी। जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें जल्दी। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई रिपीट, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने की टेक्निक मैंने आपको सिखाई है। ओके, चले हम आगे मूव कर जाते हैं। ओके, स्टिल वेरिएशन चैप्टर से ही एमसीक्यूज है, तो देख लेते हैं ये एमसीक्यूज क्या है। ओके ओके बेटी जी, थोड़ा जल्दी जल्दी बोला करो। सनिया, मैं आपसे कह रहा था, चलें ठीक है। सनिया बेटा जी, देखिए, फोर्थ प्रोपोर्शन मींस डी बराबर होता है डी सी अपॉन ए। बेटा ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैंने बी की जगह बी की वैल्यू पुट की, मैंने सी की जगह सी की वैल्यू पुट की और मैंने ए की जगह ए की वैल्यू पुट की। ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू है। सनिया 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1 और 1/2 वैसे ही। सनिया अगर ये नीचे अपॉन में नंबर्स हो तो रिवर्स करके ऊपर आ जाते हैं। 1 को हमने वैसे ही रखा, ये 2 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया और मल्टीप्लाई का सिंबल हो जाता है। फिर 1 2 2 और 1 वैसे ही, और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2। चलिए बच्चे, बात समझ आ गई है? हेलो, जल्दी, चलिए जल्दी से बताइए, बात समझ आ गई है? वापस बात करूं? बहन जल्दी। ओके, अच्छा जी। अब देखें ये क्या प्रॉब्लम बनाया है, प्रॉब्लम समझते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 12 वर्कर्स वर हायर 12 वर्कर्स वर हायर टू बैन 1000 बुक्स इन 100 डेज। यानी भाई देखो, 12 लोग हैं जिनको मैं कह रहा हूँ पीपल, 12 लोग हैं, वर हायर टू बाइंड 1000 बुक्स। बुक्स कितनी है हमारे पास? 1000। और डेज कितने हैं हमारे पास? डेज है हमारे पास 4। यानी 12 लोग हमारे पास 100 बुक को बाउंड कर देते हैं। जैसे बाउंडिंग करवाते हैं हम, जब नई बुक्स लेते हैं तो बाउंडिंग कराते हैं, या हमारी बुक्स फट जाती है तो बाउंडिंग कराते हैं। वो 4 दिन में ये काम कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं बिफोर स्टार्टिंग दी वर्क 4 more वर्कर्स वर हायर टू हेल्प टू कंप्लीट दिस टास्क। तो कह रहा है भाई 4 और लोग दे दिए गए, यानी 12 से कितने लोग हो गए? फिर 16 लोग हो गए आपके पास। 16 16 लोग हो गए। बुक्स आपके पास वही हैं क्योंकि बुक्स चेंज नहीं होंगी। बंदे बढ़ाए पर बुक्स आपके पास वही होंगी। और डेज आपको आपने देखने हैं कि आप कितने दिन में होगा आपके पास। तो आपको ये देखना होगा कि कितने दिन में होगा। दिस इज रियली सिंपल, आपको एक रेट समझना होगा। 12 लोग 4 दिन में काम कर रहे हैं, यानी 12 लोग 4 दिन में काम कर रहे हैं। तो अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब
एक बंदा जो काम करे, एक दिन में जो काम होगा वो 3 लोग काम कर रहे होंगे। 3 लोग एक दिन में वो पर्टिकुलर काम कर रहे होंगे, यानी 12 लोग 1000 बुक 4 दिन में अगर आपके पास बाउंड कर रहे हैं, तो एक दिन में जो रेट आपके पास होगा, एक दिन का रेट, वो 3 लोग एक दिन में वो काम कंप्लीट, यानी एक दिन में जो काम कंप्लीट हो रहा होगा ना, जाहिर बात है 1000 बुक 4 दिन में हो रही होंगी आपके पास। तो जो एक दिन में जितनी बुक्स हो रही होंगी ना, वो 3 बंदे आपके पास कर सकते हैं, यानी ये रेट आपके पास आया। अब आपके पास बंदे कितने हैं? आपके पास 16 हैं, 16। तो आपने 16 बंदों के हिसाब से चेक करना है। तो मैं ये रेट, मुझे एक्चुअली मेंस के हिसाब से बनाना था, क्योंकि मुझे मेंस को देखना है। ओके, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। भाई 4 दिन में 1000 बुक बाउंड हो रही हैं और 12 लोग वो कर पा रहे हैं। तो अगर मैं देखूं कि एक बंदा कितना काम कर सकता है, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा? 12 से, और इसको भी किससे डिवाइड करूंगा? 12 से। तो एक बंदा जो ये 1000 बुक की गेम, यानी ये जो टास्क दिया गया है, अगर इसको कैंसिल आउट कर दूं, तो 1/3 काम वो कंप्लीट करेगा एक बंदा। एक बंदा 1/3 काम कंप्लीट करेगा। और हमारे पास कितने बंदे हैं? मजीद 16 बंदे। तो इसका मतलब मुझे एक को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मुझे इसको भी 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर यहाँ पर ये वर्किंग 3 तो डिवाइड फॉर, आई होप मैंने नंबर सही दिया है, 1/3 ही होता है। यार अगर इस तरह से तो खैर नहीं बन रहा, आंसर इसमें से कोई नहीं हो रहा। लेट मी सी। 4 बंदे बढ़े। भाई आपके पास क्या है? 12 हैं, 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर मैं रेट देखूं, तो एक बंदा, यानी 4 8 12, अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड करता हूँ, 3 के हिसाब से हो रहा है। पर बंदे बड़े हैं तो काम जाहिर बात है जल्दी होगा, डेज जल्दी होंगे। तो 4 दिन से कितने दिन में हो जाएगा? क्योंकि डिवाइड का गेम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसे पॉसिबल होगा? यस, इन्वर्सली। ठीक है, इन्वर्सली में हम रिवर्स तो करते हैं, पर हम इसको किस तरह से आइडिया लगाएं? भाई 12 लोग काम कर रहे हैं, 4 दिन में टास्क कंप्लीट हो रहा है। अगर 16 लोग करेंगे तो 3 दिन में होना चाहिए मेरे ख्याल में। चलें खैर भाई, ये एमसीक्यूज मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं इसको क्लियरली डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको कोई गलत राय नहीं दे सकता, ना ही कोई गलत मैं गलती करूँ। उससे बेहतर है कि मैं अपने आप को पहले ठीक कर लूँ, क्योंकि जो मैं बोलूंगा आप उसको फॉलो करेंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर। चलें भाई, नीचे वाले एमसीक्यूज को देख लेते हैं, मैं इसको जरूर वापस डिस्कस करूंगा नेक्स्ट जो भी हमारे पास क्लास होगी। ऑब्वियसली वो ईद के बाद ही होगी हमारे पास, तो हम उस वक्त इसको डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास है फॉर अ इक्वल रेडाई। रेडाई मतलब रेडियस का जमा। जब एक से ज्यादा रेडियस होते हैं, और रेडियस कहाँ होता है? सर्किल में होता है। जब एक से ज्यादा आपके पास सेंटर्स होते हैं, यानी सर्किल्स होते हैं, तो हम उसको रेडाई कहते हैं। फॉर अ इक्वल रेडाई, द रेशियो ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ कॉन टू अ वॉल्यूम ऑफ अ कॉन टू अ सिलेंडर इज 1:3। अच्छा, अब ये वॉल्यूम, हेलो, अब ये वॉल्यूम का फार्मूला मुझे यहाँ पर चाहिए होगा। किसी दोस्त को वॉल्यूम का फार्मूला याद है? हेलो, किसी दोस्त को वॉल्यूम का फार्मूला याद है? मैंने एक्चुअली देखा ही नहीं, एमसीक्यूज आपके साथ ही सॉल्व करता हूँ, तो उस पहले देखता तो मुझे वॉल्यूम का फार्मूला। किसी दोस्त को वॉल्यूम का फार्मूला याद है सिलेंडर का? फॉर इक्वल रेडाई, द रेशियो ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ कौन? जी मुझे किसी ने बताया, सर दिस इज नॉट इंक्लूड इन अवर सिलेबस। आई मुकद्दस, ठीक है, ये रेशो आपके पास सिलेबस में नहीं है? हेलो दोस्तों, रेशो आपके पास सिलेबस में नहीं है? जल्दी कोई बोल दो यार, रेशो वेरिएशन चैप्टर सिलेबस में है ना आपके? यस, वेरिएशन चैप्टर है, तो बेटा फिर ये इंक्लूड है। मुझे सिर्फ ये बताओ, वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ अ कौन का है? चलो, वॉल्यूम ऑफ अ कौन टू अ सिलेंडर। अब मुझे इसके फॉर्मूला चाहिए होंगे। 1:3 इफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 6। अच्छा चलो ठीक है, ये कम से कम वो चीज गिविंग तो है, इसमें इतना मसला नहीं होगा। बट शी वाज टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम।
ओके बेटा, वॉल्यूम, बच्चे यहाँ पर दो क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन की बात हो रही है। तो जब कंपैरिजन की बात हो रही है तो वॉल्यूम एक क्वांटिटी है और कुछ नहीं। वॉल्यूम ऑफ अ कॉन, जैसे ये कौन है, ये कौन है, इसके वॉल्यूम का मतलब क्या है कि इसमें कितनी जगह है, ये वॉल्यूम ऑफ अ कौन है। और ये पूरा सिलेंडर है। अगर मैं डिस्कस करूं, ये पूरा सिलेंडर है, दिस इज होल सिलेंडर। तो इनके जो वॉल्यूम है, दो नंबर्स होंगे। ओके, मुझे किसी ने आंसर दे दिया, यस थैंक यू। ये जो आपके पास होंगे, ये जो इनके वॉल्यूम होगा इसका और कौन का, ये दो नंबर्स होंगे, खाली दो नंबर। तो ये क्या कह रहा है, सी फॉर इक्वल रेडाई द रेशियो ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ कॉन टू अ सिलेंडर इज 1:3। यानी अगर हम कॉन का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर, जैसे फर्ज करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में है, तो जो आपके पास कौन है उसका 3 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ेगा। यानी अगर कौन का 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो सिलेंडर का 3 सेंटीमीटर क्यूब होगा। एक रेशो गिविंग दिया हुआ है, तो हम एक लिंक बना सकते हैं कैसे, 1/3। और ये मुझसे कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 16, तो ये आपके पास कौन का है और ये आपके पास सिलेंडर का है। आप लिंक बना सकते हैं किसके साथ, कौन का कौन के साथ। जो मुझे मिसिंग दिया हुआ है, मैं उसको एक्स कह रहा हूं। इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है 6 के बराबर। मीन टू से दैट ये सादा सा रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, जिसमें हमें कौन का दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, कौन का सिलेंडर के साथ रेशो दिया हुआ है वो 1/3 है। तो मैं इसको इक्विवेलेंट करके बराबर लिख सकता हूं। और मैं फर्ज करता हूं जी, यहाँ पर सर, ओके ठीक है। और मैं फर्ज करता हूं कि आपके पास ये जो हमारा कौन है, कौन उसका वॉल्यूम एक्स है और सिलेंडर का वॉल्यूम गिविंग दिया हुआ है, इसने क्या दिया हुआ है 6। तो मैंने इसको प्रोपोर्शन करके सिंप्लीफाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 3x कैंसिल आउट करूंगा, एक्स का आंसर आ जाएगा 2। मतलब मैंने एक्स रिप्रेजेंट किया था वॉल्यूम ऑफ अ कौन, तो इसका मतलब इसका ए करेक्ट ऑप्शन है। जिसको मेरी बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें। आई नो थोड़ा सा टेक्निकल लगा होगा, पर क्योंकि मैंने ये चैप्टर कंप्लीटली नहीं पढ़ाया है, तो अभी जस्ट आपने ये समझना है कि मैंने इनको कंपैरिजन किया है और कुछ भी नहीं, मैंने इसका सिर्फ कंपैरिजन किया है। तो सिंपल रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस करते हैं हम, तो मैंने उसका सिर्फ कंपैरिजन किया है, नथिंग एल्स। बेटा लोग आपका मेट्राइसिस चैप्टर है ना, जल्दी, बेटा लोग आपका मेट्राइसिस चैप्टर है, जल्दी बताओ। मेट्राइसिस चैप्टर, ओके। तो मैं जल्दी से मेट्राइसिस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दे रहा हूं और क्विकली क्विकली इसको मैं वाइंड अप करने की कोशिश करता हूं। ओके बेटा जी, आई नो मैंने इस पर डिस्कस नहीं किया, मैं इस पर डिस्कस करूंगा। आई नो ये इतना अच्छा फॉलो अप नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा बहुत और तफसील से बात करूंगा। इस चैप्टर को मैं जब और एक्सटेंडेड तरीके से बात करूंगा तो फिर ये चीजें आपको मुश्किल नहीं लगेंगी, क्योंकि मैंने अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको बताया नहीं है। जब बताया नहीं तो ये उसका क्वेश्चन आ गया है। मैंने सिर्फ आपको फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन बताया है। मैंने पूरा चैप्टर डिस्क्राइब नहीं किया। जब मैं चैप्टर डिस्क्राइब करूंगा और डेफिनेटली इसके सब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां डिस्क्राइब करूंगा, तो फिर इंशाल्लाह ये डिफिकल्टीज भी खत्म हो जाएंगी। ओके, मेट्राइसिस, जल्दी जल्दी से इस पर बात कर लेते हैं। मेट्राइसिस आपके पास डेटा को रिस्टोर किया जाता है। ये जो आपका डेटा है इसको रिस्टोर रखा जाता है, रिस्टोर किया जाता है रोज की फॉर्म में और कॉलम्स की फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेटा को रिस्टोर करने का एक आइडिया, लाइफ एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। वो लाइफ एग्जांपल क्या है यार, क्या है भाई, कि मैं डे 1 में जो काम करता हूँ वो काम, मैं कामों की लिस्ट बना रहा हूँ। मैं सुबह उठता हूँ 7 बज के, बल्कि मैं सुबह उठता हूँ 6 बज के 30 मिनट पर। ठीक है, उसके बाद मैं स्कूल के लिए रेडी होता हूँ और मैं चला जाता हूँ 7 बज के 30 मिनट पर। मैं स्कूल पहुंच जाता हूँ 8 बजे। अब ये मेरी रूटीन है। ठीक है, ये मेरा डे 1 पे मैंने ये किया है। ओके, डे 2 का भी बात कर सकता हूँ मैं। डे 2 पे, यार मैं डे 2 पे उठा 6 बज के 45 मिनट पर और मुझे देर हो गई तो मैं स्कूल के लिए निकला कि 7 बज के 40 मिनट पर।
और मैं 8:10 पर पहुंच गया। तो देखिए मैं डेटा रिस्टोर कर रहा हूँ रोज की और कॉलम की फॉर्म में। हम जब डेटा रिस्टोर करते हैं रोज की और कॉलम की फॉर्म में, तो बेसिकली हम मैट्रिसेस पे वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो मैट्रिसेस सिंपली डेटा को रिस्टोर करने की कंडीशंस होती हैं। जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दे। हल्का फुल्का ही मैंने इंट्रोडक्शन करवाया। जिस जिसको यहाँ तक बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दे। हम जब भी किसी डेटा को रिस्टोर कर रहे होते हैं तो हम रोज और कॉलम की फॉर्म में, तो हम वो मैट्रिसेस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब मैट्रिसेस पे हमने बात कर ली। मैट्रिसेस को इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान लिखते हैं, और इसकी जो एंट्रीज होती हैं वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। खाली नंबर्स ही नहीं, कोई अल्फाबेट भी हो सकते हैं, कोई नाम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने जो मैट्रिक्स बनाई थी उसको मैंने टाइम मेंशन किया था, मैंने अपनी रूटीन का टाइम मेंशन किया था। तो देखिए मैंने टाइम भी मेंशन कर सकता हूँ। और तो अब सबसे पहली बुनियादी चीज होती है मैट्रिसेस का ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये है कि इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। यहां हम क्लियरली देख सकते हैं इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। कुछ बुक ऐसे लिखती हैं और कुछ बुक ऐसे भी लिखती हैं 3/2। तो इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। और एक और बात जो आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, 3, 4, 5, 6 फॉर एग्जाम्पल, मैं इनकी एंट्रीज को बुलाने के लिए हम एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ए स्टैंड फॉर इनकी कोई भी एंट्री, आई स्टैंड फॉर रोज, और जे स्टैंड फॉर कॉलम। यानी मैं आपको अगर इसको समझाऊं कि अगर मैं A13 की बात कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, आप पहली रो में जाओ। मैं पहली रो में गया, सॉरी 3 तो नहीं होगा, 1, 2। मैं पहली रो में गया और 2 का मतलब मैं दूसरी कॉलम में जाऊं। तो यहाँ पर 1, 2 जो रिप्रेजेंट करेगा वो 2 रिप्रेजेंट करेगा। एक और एग्जांपल देता हूं, 2, 2। तो आप क्या करो, दूसरी रो में जाओ, ये दूसरी रो है, और दूसरे नंबर पे जाओ। तो ये आपके पास 2, 2 बराबर होगा 6 के। जल्दी से देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को ये अंडरस्टैंडिंग हुई। अगर अंडरस्टैंडिंग हुई है तो मुझे, ये मैं 2 है और ये मेरे पास 5 है। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप देख सकें, क्योंकि मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। 4, 6, 5। मुझे कौन बताएगा A13 इस वक्त कौन सा नंबर होगा? मुझे कौन बताएगा जी, काइंडली मुझे मैसेज में बताएं, A13 कौन सा नंबर होगा इस मैट्रिक्स में? A13 कौन सा नंबर होगा? ओके, शौर्य ने बता दिया, मुकद्दस ने बता दिया, शौर्य मुकद्दस इन दो ने बता दिया है। A13, 1 स्टैंड फॉर रोज एंड 3 स्टैंड फॉर कॉलम। यस, A13, A13। सिर्फ मुझे 2 बंदों ने बताया है A13, इसका मतलब बात समझ ज्यादा नहीं आई है। बहुत सिंपल, A13 का मतलब पहली रो में जाओ और तीसरा नंबर देखो जो मेरे पास 7 के बराबर है। जल्दी से मुझे बताइएगा, A21, A21। यस, मुझे बताइएगा A21, A21। ओके, टेल्स ने मुझे बता दिया है, शौर्य ने मुझे बता दिया है, लज्जा ने मुझे बता दिया है, संध्या ने मुझे बता दिया है, मुकद्दस ने मुझे बता दिया है, और मुकद्दस ने मुझे नंबर बताया है। और इसका आंसर होना चाहिए 6, क्योंकि ये मैंने 6 दिया है। ओके, कोई दोस्त आए हैं उनको भी ऐड कर लेते हैं सब। ठीक है जी। और तो ये मैंने आपके पास कुछ बेसिक डिस्कस किए। अच्छा जी, अब कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी होती हैं, तो मैं जल्दी जल्दी टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ और इनके नाम खुद बताएंगे कि ये क्या होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी एंट्री को अगर मैं कंबाइन करूं तो एक रेक्टेंगल की शक्ल बनाए, एक रेक्टेंगल की शक्ल बनाए। और ये रेक्टेंगल की शक्ल तब बनाते हैं जब नंबर ऑफ रोज
आपके पास बराबर नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम से, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें। रेक्टेंगुलर, जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई हैंड रेस कर दें। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? ओके, जल्दी से आगे मूव करता है। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, जाहिर बात है इसका नाम स्क्वायर है तो स्क्वायर बनाना चाहिए इसको। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज स्क्वायर बना दें वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। इसमें कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम है, तो ऑब्वियस 2 रोज 2 कॉलम, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम से। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है हैंड रेस कर दें जल्दी जल्दी। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इनकी टाइप्स के बारे में आपसे पूछूंगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ओके, मैंने स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स पे बात कर ली। ओके, जल्दी से एक और मजे की मैट्रिक्स पे बात कर लेता हूँ। 0 0 0, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री 0 हो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिनकी तमाम एंट्री 0 होती हैं। जितनी भी एंट्रीज होंगी उसकी 0 होगी। जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है हैंड रेस कर लें जल्दी जल्दी। ओके, दैट्स गुड। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, रॉ मैट्रिक्स। अब रॉ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। भाई अगर नाम रखा है रॉ मैट्रिक्स तो जाहिर बात है कोई ना कोई रॉ का तो मसला इसमें होगा ना। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रॉ हो, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, एक रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं। तो जो इसका ऑर्डर होगा, एक रो 4 कॉलम। जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई हैंड रेस कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बेटा यही एमसीक्यूज बार बार आने वाले हैं आपके पास। आई रिपीट, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। बहुत अच्छा लगता है कि मुझे, आप जब सनिया वगैरह, सनिया अक्सर बेशतर पूछते रहती है अगर उनको कोई बात समझ नहीं आती है। सनिया हो गई और एक कौन सी, लजनी हो गई, ये पूछते रहते हैं अगर इनको बात समझ नहीं आती है। आई होप सबको बात समझ आ रही है। ओके, नाउ अब जब मैंने रॉ मैट्रिक्स बता दिए तो जल्दी से जरा मुझे टेक्स्ट में बताना है कि यार कॉलम मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है ये। कॉलम मैट्रिक्स, जल्दी से बताना ये कॉलम मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है। क्या लगता है कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए? हाँ जी, अब मुझे आंसर्स मिल रहे हैं। हाँ जी, मुझे आंसर्स मिल रहे हैं। ऑब्वियसली भाई, बिल्कुल ठीक बात है। जब रॉ से नाम लिख है, उसमें एक रॉ आती है तो कॉलम मैट्रिक्स, जाहिर बात है वही मैट्रिक्स होगी जिसमें एक कॉलम होगा। यानी लाइक दिस वन, इस किस्म वाली 1 2 3। देखें इसमें रोज कितनी है, 3 रोज है, मगर कॉलम कितना है हमारे पास, सिर्फ एक कॉलम है। तो हमारे पास, जी बेटा मैंने रिकॉर्डिंग की है, रिकॉर्डिंग चल रही है, डोंट वरी। ओके, अच्छा जी आगे मूव करते हैं। मैंने रॉ मैट्रिक्स बता दी, मैंने कॉलम मैट्रिक्स बता दी, मैंने आपको रॉ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बता दी, स्क्वायर मैट्रिक्स बता दिए मैंने आपको। ओके, अब डायगोनल मैट्रिक्स पर बात कर लेते हैं यार। और डायगोनल के लिए पहले मैं कुछ चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। डायगोनल मैट्रिक्स, और आई होप मैं कोई चीज ऐसे लोग भूलू नहीं। आई थिंक आपके पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगी शायद। बेटा लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स सुनी है आपने? हेलो, साइमेट्रिक मैट्रिक्स सुनी है किसी दोस्त ने? यस, अच्छा साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्रू साइमेट्रिक भी है, ये बताओ जल्दी से। स्क्यू साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक भी है। ओके ठीक है, मैं दोनों में बताता हूँ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक क्या होती है। ठीक है जी, तो पहले मैं डायगोनल पे बात करूंगा यार। ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं, इसे हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। पहली पहली बात उसमें क्या होनी चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और मैं बता चुका हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम बराबर होते हैं।
जिसकी रोज और कॉलम आपके पास क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपके पास, ओके मेरे पास कितना टाइम रह गया, 1 मिनट रह गया है। ठीक है बच्चों, मुझे यहीं तक रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है। इंशाल्लाह ईद के बाद आपसे मुलाकात होगी। सबको एडवांस में ईद मुबारक हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।